अच्छा नाज़रीन किराम, बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के हवाले से भी या आलमी सतह पर भी, हम सब पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो आज एक बहुत ऐसा वाक़या है कि पूरा आलम इस्लामी नहीं, पूरी दुनिया जो है उस पर सोगवारी होनी चाहिए जी कि हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत हुई है और इसराइल ने ताक के निशाना लगाया है और एक दूसरे मुल्क में उनको शहीद कर दिया है और इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं और कहते हैं जी हाँ हमने मारा है। हम छुप छुपा के बात नहीं करते। इसके क्या नताइज हैं इतने दिनों से? जो कुछ भी हो रहा है गज़ा की पट्टी में हो रहा है, अब लबनान में हो रहा है, ईरान के साथ जो वो करना चाह रहे हैं, वहाँ उन्होंने इस्माइल हानिया को मार दिया था। ये सारी सूरत हाल आलम इस्लाम खामोश बैठा हुआ है, कुछ कर भी नहीं सकता। पूरी दुनिया जो है जिनमें मुखालिफ भी बहुत से हो गए हैं वो बोल नहीं रहे। अमेरिका अब जरा कह रहा है सीज़ फायर होनी चाहिए, बस सीज़ फायर होनी चाहिए, उसका असला बिक रहा है, वो भी खुश है। तो इस सूरत हाल में क्या नक्शा बनता है? इसके बाद पाकिस्तान की सूरत हाल पर हम बात भी आएंगे, बहुत कुछ है जो उस पर भी गुफ्तगू की जा सकती है। पहले हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब हैं, हमारे बहुत ही जय्यद मुस्तनद तजिया नगार कह लीजिएगा। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हैं, वो भी ऑनलाइन है हमारे साथ, और स्टूडियो में हमारे साथ मोहम्मद मेहदी साहब मौजूद हैं, हमारे बहुत ही जाने पहचाने तजिया नगार हैं और ख़ास तौर पर आमनी मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। उनसे मैं ख़ास तौर पर इस मामले पर उनकी राय जानना चाहूँगा। सलीम बुखारी साहब क्या कहते हैं आप? ये सारे जो वाक़या हुआ है शर्मनाक तो है ही आलम इस्लाम के लिए, लेकिन कोई रास्ता भी दिखाई देता है आपको? यकीनी तौर पर मीर साहब ये बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन इससे भी बड़ा सानिया ये है कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है, जिसके गीत गा गा के हम छोटे से बड़े हो गए, वो इस बेहिसी, बेशर्मी, बदलिहाजी का शिकार है कि इस्माइल हानिया की शहादत से आप शुरू हो जाएं और हसन नसरुल्लाह तक आ जाएं। तो कोई एक, जिसको अंग्रेजी जुबान में कहते हैं नॉट ए बर्ड हैज फ्लटर्ड, कोई एक चिड़ी ने पर नहीं मारा। ये बयानात तो कुछ नहीं करते। बयानात से तो कभी कुछ हुआ है? आज तक इसराइल पर किसी चीज का असर हुआ? हिंदुस्तान पे हो गया असर किसी चीज का? बयानात तो बहुत हैं। तो ये बयानात देना जो है, मेरे ख्याल से एक तरह से अगर मैं इस्लामी नुक्ता नजर से इसको देखूं तो जुल्म होता देख के खामोश रहना उस जुल्म करने वालों के साथ शामिल होने के मुताबिक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे अदारे में, जिसका जो सेक्रेटरी जनरल है मेरे ख्याल से मुस्लिम क़यादत से ज्यादा पुरअसर बातें कर रहा है और उससे ज्यादा एहतजाज कर रहा है इस सब के ऊपर जो कुछ हो रहा है, और हम खामोश बैठ के वहाँ बेगैरतों और बेहयाओं की तरह से, मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने वॉकआउट किया और कुछ और लीडर ने भी वॉकआउट किया, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमान मुल्कों की उसकी वो सारी बकवास सुनने के लिए वहाँ मौजूद रही, जिसमें इंसानियत सोजी, एक इंसानियत के खिलाफ जराइम की दास्तान के सिवा उसके पास कहने को कुछ नहीं था। आपने कहा कि अमेरिका जो है इसके हवाले से परेशान है, बिल्कुल परेशान नहीं है। आप जो बाइडेन का आज का बयान सुन लें और आप देखें कि वो कहते हैं कि इंसाफ हो गया, नसरुल्लाह की शहादत उनके नजदीक इंसाफ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इस बात का तो पूरी तरह से यकीन है कि जुल्म जो है जब अपनी हदें क्रॉस कर जाता है तो फिर एक जात ऊपर भी बैठी है, उसके कारनामे अगर आप रिकॉल करें, इस्लामिक हिस्ट्री हो चाहे दुनिया की हिस्ट्री हो, तो जुल्म जो है वो अपनी आखिरी हदें छूने से पहले फिर खत्म हो जाता है। ठीक बात। तो ये एक तवक्को आप लगा लें तो लगा लें, लेकिन मुस्लिम क़यादत से ये तवक्को रखना कि वो इसराइल के रास्ते में रुकावट बनेगी। हमें तवक्को थी टर्की से, हमें बहुत ज्यादा तवक्को थी ईरान से। वो दूसरी बात है कि मैं अगर ईरान की पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझता हूँ तो उनके यहाँ अटैक करने की, हमला करने की कोई अजीबो गरीब किस्म की लॉजिक है। एक तो वो ये कहते हैं कि दुश्मन अगर इस डर में कुछ देर तक जीता रहे कि पता नहीं मुझ पर कब हमला होगा, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है अननव करने की किसी नेशन को। उसका नतीजा भी हमारे सामने है कि अगर आप देखें जितनी बस्तियां आबाद की थी उन्होंने फलस्तीन के इलाकों में, यहूदी बस्तियां, एक शख्स उसमें नहीं रह रहा है, और वहां से भागने वालों की तादाद का अगर आप अंदाजा लगाएं तो इसराइल के बेन-गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर तिल रखने की जगह नहीं थी फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। तो वो तो अपनी जगह ठीक है। अभी भी ये तवक्को है कि ईरान की साइकी में यह है कि अगर वो रेड फ्लैग लहरा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कौम के ऊपर बदला कर्ज है। ठीक बात। तो ये अपनी जगह हकीकत मौजूद है। एक और बात जो मैं कहता चलूं वो ये है कि चलिए जनाब, आप अक़वाम मुत्तहिदा का रोना तो ना रोएं, इसलिए कि
कि वो अमेरिका की, मैं समझता हूँ जिस तरह इसराइल नाजायज औलाद है, वो भी एक तरह से नाजायज औलाद इसलिए है कि अमेरिका की आंख न झपके तो वहां भी कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो मुसलमानों की तंजीमें हैं वो कहाँ हुई हैं? मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को हमेशा से कहता हूँ इट्स एन इम्पोर्टेंट OIC, इसको आप इस तरह देखें, OIC नहीं है ये OIC है। और आप मुझे बता दीजिए कि 1 साल हो गया कत्ल गारत को, 1 साल हो गया इंसानी जनाजे उठा के कौम तंग आ चुकी है। मुझे एक इफेक्टिव स्टेप बताएं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने दिया हो। मुझे बताइए वो अरब लीग कहाँ है? मुझे बताइए वो, अरे मरे जा रहे हैं इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए, आप देखें सितम क्या है। ठीक बात, बड़ा जुल्म होते ये आंखें देख रही हैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं। ये यही कह सकते हैं। ये ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, श्री बुखारी साहब ने बड़ा साफ लफ्जों में तज़किया किया, क्या कहते हैं आप एक फौजी ज़हन के तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मीर साहब सर। लेकिन बात यह है कि अब तो इसराइल ने साबित कर दिया माइट इज राइट। यूनाइटेड नेशंस इम्पोर्टेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इम्पोर्टेंट, उनकी रेजोल्यूशन आप यू कैन थ्रो, उन्होंने बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दी। और OIC का तो बुखारी साहब ने बड़ा सही बात कर दी है कि वो भी टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, अरब लीग भी टूथलेस है। बल्कि जो अरब ममालिक हैं या इर्द गिर्द के नेबर्स हैं वो तो मैं समझता हूँ कंप्लिसिट है। वो साइलेंट, क्योंकि वो साइलेंट स्पेक्टेटर्स रहे और गजा में जो बर्बरियत हुई वो उसके एक किस्म का उनकी तरफ से एंडोर्समेंट थी अपने और ओवरऑल मुस्लिम उम्मा के जो ममालिक हैं खासकर गल्फ रीजन के, अपने वेस्टेड और सिक्योरिटी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने, क्योंकि उनके कुछ लोगों के ममालिक के ताल्लुकात भी हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है इजिप्ट के साथ, कईयों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, जो सबसे बड़ा वो क्या उसको बोलते हैं इत्तेहादी है, वेपन सप्लाई कर रहा है, और $8.7 बिलियन की मिलिट्री एड और इक्विपमेंट उन्होंने अभी 2 दिन पहले जो है बाइडेन साहब ने ऐलान किया है। तो लिहाजा मैं तो क्रेडिट देता हूँ वो साउथ अफ्रीका को, कोलंबिया को, वेनेजुएला को, ऐसे ममालिक को जो कि गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और वहां पे केस लड़ा उन्होंने और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को डिक्लेयर करा दिया एज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल, और अरेस्ट वारंट्स आउट हो गए। अलग बात है, इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि लेबनान पे हमला करने के बाद इसराइल ने अब फेज 2 अपना जो उनका ग्रैंड प्लान है मिडिल ईस्ट में अपनी डोमिनेशन का, वो फेज 2 उन्होंने शुरू कर दिया है और लेबनान के कुछ इलाकों को, साउथ लेबनान को वही हशर करेंगे जो उन्होंने गजा के साथ किया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट चीज मैं देख रहा हूँ कि एक ये अभी इसराइली फंस गए हैं, एक कोलिशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ गया है। वो कोलिशन क्या है? हिजबुल्लाह, लेड बाय हिजबुल्लाह, उन्होंने कह दिया है कि हमारे लीडर की डेथ के बावजूद हम बिल्कुल जंग जो है जारी रखेंगे, और उनके साथ इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप, सीरियन रेजिस्टेंस ग्रुप, ईरान ने कहा है कि वो अपने फौजी और अपने रेवोल्यूशन गार्ड मजीद जो है अपना इलाके जंग में जो है वो भेजेंगे। और फिर यमन के जो हुतीज हैं, कमाल सलाम उन लोगों को, अब तो रशियन ने भी ऐलान कर दिया है वो उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं। तो एक कोलिशन बन रहा है। मैं तो ये समझता हूँ, और ये कोलिशन वो जो एक्चुअली लड़ रहे मैदानी जंग में, मैं समझता हूँ कि अगर मुसलमानों ने कोई थोड़ा सा उनमें कोई अपना खौफ खुदा है, मैं तो यही कहूंगा कि वो एक इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ फोर्सेस का ऐलान कर रहे हैं मुसलमान ममालिक की। सऊदी अरेबिया में मुझे आप बताएं एक इंटरनेशनल कोलिशन था चंद साल पहले, बड़े बैंड बाजे से बजा, जनरल राहिल शरीफ उसके हेड थे, वो किधर गया कोलिशन? 15-20 ममालिक का। तो ये वक्त है कि ऐसा कोलिशन हो जो कि ऐलानी जंग करे इसराइल पे कि जनाब अगर आप पीछे नहीं हटते हैं तो नाउ इस्लामिक फोर्सेस। अच्छे ब्रिगेडियर साहब, अच्छे ख्वाब हैं, ख्वाब ही रहते हैं हमारे। जी मेहदी साहब, आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपकी के स्टूडियो में 1 महीना पहले जब आया था तो मैंने अर्ज़ की थी कि जब तक अमेरिका के इलेक्शंस नहीं हो जाते उस वक्त तक इसराइल जो है वो इस जंग को नहीं रोकेगा, और उसके पास इस वक्त बेहतरीन मौका है कि वो जितना ज़्यादा असर्ट कर सकता है वो असर्ट करेगा। और उस वक्त भी अर्ज़ की थी कि ईरान जो है वो अगर इसी तरह
देखता रहा, और अगर जैसे बुखारी साहब ने फरमाया है कि अगर वो सिर्फ एक डराने की पॉलिसी में रहा तो इजराइल ऐसा लगता नहीं है कि वो उससे डरेगा। जिस वक्त ये वाक़या हुआ है और इसकी खबरें आना शुरू हुई हैं तो इत्तेफाक से मैं ईरानी एम्बेसडर और उनके पॉलिटिकल काउंसलर के साथ बैठा हुआ था और वहाँ ये खबरें आईं तो मैंने उस वक्त भी उनसे भी वहाँ पर ये अर्ज़ की कि ये आपकी जो पॉलिसी है वो कामयाब नहीं हो रही है। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अगर ईरान ने इस वक्त भी सूरत हाल को ना संभाला तो मज़ीद नुकसान होगा। और आपने देखा कि नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन की तकरीर में कहा कि अब हमारे हाथ जो है वो ईरान की हर जगह पहुँच चुके हैं, और उसने आगे से कहा कि अरब भी इस बात का ध्यान करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। मकसद उस दिन भी यहाँ पर बैठकर यही बात हुई थी और ईरानी पार्लियामेंट के हवाले से मैंने बात की थी कि उनकी पेनिटेशन जो है ईरान के अंदर और अपने मुखालफिन के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप हसन नसरुल्लाह साहब का भी देखें तो इनके हेडक्वार्टर को जाकर उन्होंने उड़ाया और उनको पता था कि इस हेडक्वार्टर की कितनी मंजिलें हैं, कौन से बम इस्तेमाल करने, और इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि ये बुनियादी तौर पे अमेरिका का हमला था। इसराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इसराइल इस किस्म की बंकर को तबाह कर सके, तो बुनियादी तौर पे ये अमेरिका ने ये सब कुछ करके दिया है, सामने ज़रूर इसराइल है। और जिस तरह अभी बुखारी साहब ने फरमाया कि बाइडन ने जिस तरह आज बयान दिया है उससे साफ महसूस होता है कि वो हसन नसरुल्लाह साहब के शहादत पर, उनके कत्ल पर जो है वो बहुत ज्यादा मुतमईन और खुश है। तो ये वो ओवरऑल सिचुएशन है। आपको पता है ऐसी नजरियाती जो जमातें होती हैं उनकी लीडरशिप का कत्ल हो जाना, शहीद हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं। अमर मलेशिया जहां से हसन नसरुल्लाह शुरू हुए थे, शुरू से अहमद यासीन और उनके एक लंबी कहानी तो है। अमर मलेशिया के साथ भी ऐसे ही हुआ, फिर हिजबुल्लाह बन गई, फिर हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा काम किया कि साउथ लबनान से उनको भगा दिया, फिर 2006 की जंग भी लड़ी। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि नजरियाती तौर पर वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बात यह है कि उनके पास एयरफोर्स नाम की कोई चीज नहीं है। जिस वक्त एयरफोर्स आती है तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बैरूत को वो नहीं बचा सके। हमने देखा कि कासिम सुलेमानी को बगदाद में मारा गया, उनको तेहरान के अंदर मारा गया, इस्माइल हानिया साहब को, और अब जो है ये बैरूत के अंदर मसलन 3 कैपिटल्स के अंदर आकर उन्होंने जो है वो कार्रवाई करी। और अगर हम इससे पीछे चले जाएं तो PLO के हेडक्वार्टर ट्यूनिस पे उन्होंने हमला किया था, कुछ नहीं हुआ था। बगदाद का एटमी रिएक्टर उन्होंने तबाह कर दिया था जब सद्दाम हुसैन थे। तो बुनियादी तौर पर उनको इस बात का पता है कि हमें जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जवाब जब नहीं दिया जा सकता 73 की वॉर के बाद से, जब ये सब मिलकर लड़े थे और ये शिकस्त खा गए थे, उसके बाद से हमने देखा कि ये आपस में भी टूट गए, और टूटने के अलावा इन्होंने कोशिश करी कि इसराइल को राम किया जाए, उससे दोस्ती की जाए। तो ये सब जो है उसी का शाखसान है, और उसी का शाखसान है जो कुछ आज हो रहा है। नाज़रीन किराम, हम एक वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पर कुछ गुफ्तगू करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे जी। नाज़रीन किराम, मैंने अर्ज किया था कि पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल भी कोई दुरुस्त नहीं है, अच्छी नहीं है। कई मामला हैं जिन पर हम गुफ्तगू करते हैं। अदलिया का बहरान है जिस पर हम बहस करते हैं, और अजीब व गरीब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। वो काजी फायज ईसा का वाक़या हुआ और जिस पर इस तरह रेक्ट किया है एक ख़ास पार्टी ने 2 महीने बाद, उससे लगता है कि ये जमहूरियत की जंग नहीं है। ऐसे वाक़यात एक फिस्ताई हुकूमत में हुआ करते हैं। ये इससे आजकल उसे एक्सट्रीम राइट कहते हैं, लेकिन असल ज़बान में, पुरानी ज़बान में इससे ही फाशिज़म कहा जाता था, और यही फाशिज़म है। ये कोई जमहूरियत की जीत नहीं हुआ करती, ये फाशिज़म की जीत हुआ करती है। ये बहुत तशवीशनाक बात है। दूसरी तरफ ये है कि वो जलसा करना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में से लोग लाना चाहते हैं। यहाँ से लोग नहीं मिलते उन्हें, वो कहते हैं वहाँ से लाना है। ये इन पर एतराज़ है, इल्ज़ाम लगता है कि जलसा क्यों नहीं करने देते। ये भी अपनी जगह दुरुस्त है। कहते हैं जमहूरियत में हर एक को हक है जलसा करने का। और किसी ने मुझसे कहा कि जमहूरियत है तो बात करो ना, जिस तरह की जमहूरियत है वैसी किस्म की आपकी जमहूरी एक्टिविटीज होंगी, और वैसा करेगा। क्या हालात है मुल्क के? सलीम बुखारी साहब, क्या सूरत हाल है? आप क्या नक्शा कहते हैं इसका जी? देखिए मीर साहब, गुजारिश है कि आपने काफी हद तक तो समझ कर दी है। इसके बाद मतलब बात तो पूरी तरह से समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। पहले कभी हमने इस तरह की रवायत देखी न, हमने इस तरह उनके मुजाहिरे देखे। मैंने और आपने हुकूमतें बनती, फिर से बनती, टूटती, फिर से टूटती देखी हैं। नहीं देता है। हमने ये तो 90 की दहाई में जरूर सुना था कि अगर प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर को रिसीव करने नहीं जाता था। इससे ज्यादा कभी हमने आगे की नहीं। लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना था कि एक सूबे का वजीर आला जो है वो बार बार कैपिटल के ऊपर हमला आवर हो। ये तो हमने दुश्मनों के बारे में सुना है।
कि खुदा ना खास्ता अगर बांग्लादेश सूरत हाल हो तो जब कैपिटल फॉल कर जाता है तो मुल्क गिर जाते हैं। ये कौन सा मुल्क फतह करने के लिए आया जा रहा है बार बार? ये किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है, ना इसे लचर कहने को दिल चाहता है, ना इसे बदजुबानी कहने को दिल चाहता है, ये कुछ और ही चीज है। आप मुझे बताइए कि चीफ मिनिस्टर दूसरे चीफ मिनिस्टर को अगर ये कहकर मुखातब करे कि मैंने नोट पता मेरा मूड बने, और ये कि मैं ढोल और बारात ले, डूब मरने का मकाम है। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ, और इसको एंडोर्स करना या इसको बर्दाश्त करना उससे बड़ी बेईमानी है। ये कोई जुबान है? साहब, ये सियासत की जुबान ये होती है? हमने जिन लोगों की को सियासत करते देखा है उनके यहाँ तो वफादारी बहुत होती थी, मुखालफत वो उनके आपस में ताल्लुकात होते थे, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। जब नवाज साहब अस्पताल में थी तो चौधरी शाद साहब गुलदस्ता लेकर उनको मिलने नहीं, तो हमारे यहाँ तो बात थी कि ये तो कुछ हो रहा है। आप मुझे ये बताइए, वो सब लोग जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब भी आज के बयान के बाद शामिल है, तो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट बहुत बड़ी सारे बोलने वाले उस वक्त कहाँ थे 2018 का इलेक्शन हुआ था। उस डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो 2018 के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आए और अब कहते हैं कि धांधली हुई है। जब कहने का ये कि कहीं तो सच बोलें खुदा के वास्ते, कहीं तो हकायक को सामने रखें। आपने वो मुकाफात अमल की बात मैं करता हूँ मीर साहब, तो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। आप देखिए वही लोग उनके कपड़े आप उतार रहे हैं आज आपको वो लोग जो जमहूरियत के बाप और अपने बाप माने जाते थे वो अब मीर सकते हैं। ये मेरा और आपका कसूर है? ठीक बात जी। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, क्या कहते हैं आप इस पर? मुस्कुरा रहे हैं आप। सर, पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो कि वो जो लॉन्ग अवेटेड IMF का लोन पैकेज था वो हमें मिल गया। माशाअल्लाह, मुबारक हो। हमने एक माइलस्टोन तो चले अचीव कर लिया। मुझे तो बात है कि जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन होते हैं और खुददार नेशन वो कर्जों पे और इन पे बिलीव नहीं करते, लेकिन भारत हमारी मजबूरी है। और दूसरी एक अच्छी खबर है, ऑनेस्टली मैं दिल से कह रहा हूँ कि आज लीड खबर थी एक लीडिंग अखबार में अंग्रेजी के कि हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि करप्ट अशराफिया जो है वो भी कुर्बानी दे। तो ये तो वो अल्फाज है जो हम पिछले कितने दिहाइयों से क्या क्या थक गए हैं कि कब तक पाकिस्तान के अवाम कुर्बानी देंगे, भी हमारी जो अशराफिया वो भी तो कुर्बानी दे। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये कहता हूँ अब जरा और ऑन अ सीरियस नोट नाउ कि ये आपकी बात सही है, हमारी सियासत में डिसेंसी और वो जो एक खास एक हमारे रवायात थी वो बाकी अब तक हम देख रहे हैं बिल्कुल तहस होकर खत्म हो गई हैं। देखें कहाँ ये बिल्कुल जैसे बुखारी साहब ने फरमाया, बात अब ये है कि पर्सनालिटी पे हर एक की पर्सनालिटी का एक अगर डिसऑर्डर है तो ये चीजें सामने आ जाती हैं। मैं खास रेफर कर रहा हूँ टू दी CMKP के। लेकिन एक चीज बड़ी वादे सामने आई है कि PTI ने अपने जो होम्योपैथिक जलसे उनके हो रहे थे या मेरी नजर में इतने कामयाब जलसे नहीं थे, लोकेशन पे डिपेंड करना, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती, उन्होंने अब उसको कन्वर्ट कर दिया। कल की जो अनरेस्ट हुआ पिंडी में एजुटेशन पे, और एजुटेशन ज्यादा फिर वही बात आ गई कि इस वक्त ये हालात नहीं है, लेकिन भारत CMKP ने इनकलाब का लफ्ज जो है वो इनकलाब का ऐलान किया, उनकी बाकायदा वीडियो है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये इनकलाब की बातें करना by one of the leading political parties in the country, this is not good for Pakistan. इससे और अभी 2 तारीख को वो जाएंगे 3-4 और शहरों में simultaneous जो एजुटेशन करने या जो भी आप उनको के प्रोसेशन रैली, तो ये और अनरेस्ट पाकिस्तान में chaos क्रिएट होगा। और ऊपर से आप देखें बलूचिस्तान में क्या हुआ है, अभी वो दहशतगर्दों ने पहले भी किया, फिर वो 7 मजदूर को उन्होंने मार दिया, 7 पंजाबी मजदूरों को, यानी कि अब हमें छुपाना नहीं चाहिए। जी पंजाबी मजदूर, और 12 जो है वो अपना कल फिर उन्होंने उनको अगवा किया, पता नहीं अल्लाह बचाए उनके साथ क्या हशर होता है। लेकिन ये जो आपने एक बात कह दी है मीर साहब, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं आपके प्रोग्राम में। ये पहले नहीं होता था कि हम ये कहते थे कि जी ये प्रोविंशियल माइंडसेट जो है ये सियासतदानों के लैंग्वेज में पहले नहीं आता था कि जी आप इस्लामाबाद पिंडी पंजाब में क्यों आ रहे हैं,
वो कह रहे हैं जी आप सिंध में क्यों जा रहे हैं, सिंध वाले इधर क्यों आ रहे हैं, कराची वाले पिंडी क्यों आ रहे हैं। ये चीज नहीं होती थी जो हमने पहले माजी में सियासत का पाकिस्तान में दौर देखा है। दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। ये प्रोविंशियलिज्म को बहुत ज्यादा हाईलाइट जो है किया जा रहा है। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं मीर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, अब जनाब आप तैयारी पकड़े, बहुत कुछ मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इवेंट्स होंगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, नेक्स्ट वीक कल सुबह से। और वो एक पहला तो 63 है जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है, और इस पे क्या होता है आप देखें कि पहली मर्तबा अनप्रेसिडेंटेड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आपस में मैं अब क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं कि वो एक दूसरे के पीछे पड़ गए, और इन राइटिंग जो है और सियासतदान इनकरेज कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है। आप देखें ना, ये भी बात दो नट खरीदे जा रहे हैं, कभी तारीख में नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है अमीर साहब, फाशिज्म है। इसमें आर्मी चीफ ने भी जिक्र किया था कि जनाब आपकी सियासी दुश्मनियां जरूर हो, लेकिन सियासी अपना इख्तलाफ हो, लेकिन सियासी दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। ठीक बात। ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि सियासी दुश्मनी जो है पाकिस्तान में हो गई है, बदल गया जी। आप अगले महीने आप इंतजार करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का क्या फेट होता है बाय द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। और अब देखते हैं कि काजी फायद इसी साहब, मोहतरम हमारे चीफ जस्टिस साहब, क्या ये उनका आखिरी महीना होगा या ये उसके बाद भी जाएंगे। अक्टूबर इज वेरी वेरी इवेंटफुल। ठीक है जी, मेरी साहब क्या फरमाएंगे आप, ये काजी फायद साहब बैठे हुए हैं। देखिए बात असल में ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर ना जी, अगर आप गौर फरमाएं तो ये सिलसिला 2011 के बाद से ही शुरू हो गया था, और एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने का सिलसिला जो था। दूसरी तरफ वाले उस वक़्त तक बर्दाश्त करते रहे जब तक वो ये महसूस करते रहे कि अभी शायद हमारे लिए कुछ गुंजाइश है, कुछ रूम है। लेकिन 2018 का इलेक्शन जिस अंदाज के अंदर हुआ और उसके बाद जो सूरत हाल चली, तो ये उसी का सारा कुछ है। जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि मैं फलाने को पकड़वा दूंगा, फलाने को जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, तो अब ये उसका रिएक्शन है जो उसके साथ साथ जो है वो आता रहा। और अभी भी वो फरमा रहे हैं कि जो कुछ जजेस हो रहा है ये काजी साहब बहुत बुरा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं फलाना। तो मसलन वो जो है वो उस लेवल पर नहीं आ सके जो एक लीडरशिप का लेवल होता है। वो आज भी वही गली मोहल्ले की बात कर रहे हैं, और लाजमी बात है कि उनका कारकुन जब देखता है कि वो ये फरमा रहे हैं तो वो फिर कहता है कि ठीक है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात ये है कि हमने असल में हर बात को ना एक वो बना लिया है, मिसाल के तौर पे कि जी ये अभी जो पास हुआ है IMF का, तो जी ये खरात हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान जो है ये कोई पहली दफ़ा वहाँ नहीं गया। आप क्या कहेंगे जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं लोगों को पकड़ के देता था और उसके एवज पैसे लेता था, वो अच्छा काम था कि IMF से जाकर कर्जा लेना अच्छा काम है? मसलन दोनों का तकाबुल आप करके देख, तो हालात जो हैं वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से अब आगे और नहीं जा सकते। जितने बुरे होने थे हो गए हैं, या तो ये अच्छे होंगे या ये बुरे ही जो है वो कितने अरसे तक ये अपनी पीक पर पहुंच गए। अब ढलवान की तरफ आएंगे या पीक पे खड़े रहेंगे, अब ये फैसला करना है सियासी जमातों ने, और खास तौर पे इमरान खान साहब ने कि वो क्या चाहते हैं कि इसी हालात में। क्योंकि देखें ना, जो 11 तारीख को 11 अक्टूबर को खैबर एजेंसी के अंदर अदालत लग रही है, जिसे अदालत का लफ्ज कहा जा रहा है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? मतलब हम सिर्फ उन लोगों की बात कर दें जो पाकिस्तान बनाने के भी खिलाफ थे, उन्हीं की फैमिलीज उस कॉन्फ्रेंस को करवा रही है, लेकिन उनके साथ कौन जुड़ गया है? नेशनल लेवल के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? तो यही लोग जुड़े हुए हैं और यही लेकर जाकर उसको कौमी अदालत और ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये हालात जो थे ये इस तरफ जाने ही जाने थे, क्योंकि हम इसको यहां तक लेके चले गए हैं। अब यहां से वापस कब शुरू होंगे आना, अभी तो नहीं लगता कि जल्दी जो है इसकी वापसी शुरू। ठीक जी नाज़रीन किराम, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात को वहीं शुरू करते हैं जहां वक्फे से पहले खत्म की थी। जी सलीम बुखारी साहब, अब मेरा ख्याल में हम कंक्लूड करने की तरफ आ रहे हैं। ये सारी सूरत जो पैदा हुई है, मैंने जिक्र सरसरी किया है जो काजी फाजिसा के साथ हुआ है, मुझे ये बिल्कुल एक फिस्तायत लगती है, फाशिज्म लगती है। यानी एक्सट्रीम राइट है कि आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं और उसकी तायद कर रहे हैं, और फिर कहते हैं डेमोक्रेसी के नाम पे हो रहा है, लोग पसंद नहीं करते। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं या फाशिज्म कहते हैं? आप ज्यादा माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, इसको समझते हैं कि जमहूरियत के नाम पर किस तरह हिटलर आया था और क्या इस मुल्क में लेकर आया था। आज भी यूरोप कांप उठता है जब एक्सट्रीम राइट जमाते हैं, वो आजकल एक्सट्रीम राइट कहा जाता है, आगे आने लगती हैं। हमारे यहाँ एक अजीबोगरीब नक्शा पैदा हो गया, सारे अदारे जो है ना टूट फूट का शिकार हो गए हैं।
क्या किया जाए, क्या नजर आता है आपको? जी मैं याद कर रहा था आपसे, एक तो आप मेरी इल्मी फजीलत का जिक्र ना किया करें खुदा के लिए, मैं तो आटे में नमक के बराबर भी आपके मुकाबले में नहीं। अरे साहब, तो हम अपना उस्ताद समझते हैं और दिल से समझते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि मुझे एंडोर्स करने दीजिए कि मेहदी साहब ने जो कुछ भी फरमाया आज, मैं उसके एक एक लफ्ज को एंडोर्स करता हूँ। उन्होंने जिस सिमत में इशारे किए हैं मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट करने की। आपने तज़किरा किया सुप्रीम कोर्ट का, पूरी 75 साल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक, उसको ज़मींबोस करने की कोशिशें, आज तक आपको इसका कोई पैरेलल नहीं मिलेगा। जज हमें वो कबूल है जो हमारे हक में फैसले दे। मुझे तो हैरत इस बात की है कि वो जो 8-5 का फैसला हुआ है, अगर आप वो सीटें देने के हवाले से देखें तो काजी फायद ईसा ने तो इनके हक में फैसला दिया है। फिर ये कैंपेन और सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरे मुंह से कुछ और लफ्ज निकल जाएगा, ये जो उसका उनका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि कहीं ये हमारे खिलाफ कोई फैसला ना ले दे। आप मुझे ये बताइए कि जेल में बैठा हुआ एक शख्स जिसने वहां अपना सेक्रेटेरिएट कायम किया हुआ है, जहां से वो बैठ के इंटरव्यूज भी देते हैं, जहां से बैठ के पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, पार्टी को हिदायत दे रहे हैं, जलसे जुलूसों की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां से उन्होंने जो नई तरह अब डाली है, जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। देखे ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसी कोई कोर्ट दुनिया में उनके लिए है ही नहीं, इसलिए कि वो बैठ के जजेस वहां इंतजार कर रहे होते हैं कि आइए आप हमारे पास, हम आपकी खिदमत और सहूलतकारी के लिए हाजिर हैं। उन्हें वो सूट करता है। इन्हें माजी में भी इसी तरह से था, जब से इनकी हुकूमत कायम हुई थी, नैब वो चाहिए थी जो उनके कहने पर उनके तमाम सियासी जो मुखालफिन है उनको जेल में फेंक दे। FIA का डायरेक्टर DG उनको वो चाहिए था। आपको याद होगा बशीर मेमन साहब का तस्करा, यहाँ तफसील लंबी हो जाएगी, इस तरह उसको अपनी नौकरी से जाना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि आपने सबसे बड़ा जुल्म जो किया है वो ये है कि आपने इदारों की न सिर्फ तज़हीक की है, बल्कि उनको किसी काम का नहीं छोड़ा है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हमारा जुडिशल सिस्टम है, चाहे वो हमारी पुलिस का। आप देख लीजिए लॉ एनफोर्समेंट के बारे में जो रवैया सियासी जमातों का सदा रहा है 7 दहाइयों तक, आपने कभी सुना था कि पेट्रोल बम फेंके जाएंगे रेंजर की और पुलिस की गाड़ियों पर? क्या ऐसा नहीं हुआ? आपने देखा जब सियासी कैदी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आते थे तो क्या मंजरनामा होता था, और ये जब गए हैं तो क्या मंजरनामा है वहाँ? चाहे वो जमान पार्क है, चाहे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, क्या तमाशा नहीं बना लिया हमने इंसाफ का खुद से? आप याद रखिए, इसका मतलब ये है कि हम जब अदारे तबाह करने पर तुल जाएंगे और समझेंगे कि ये हमारी फतेह है, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो हमें पूरा के। आखिरी बात ये, आपका कमाल ये कि कल जो आपके मदद से जरूरत पड़ती उनको आप सीने से बता देते। मौलाना फजल रहमान की मिसाल आपके सामने, बाजवा और जनरल फैज ने जब तक उनका काम किया, जब उनके काम करना छोड़ा, मुखालफत भी नहीं, तो मीर जाफर हो गए। जब हम ऐसी तमाशे छोड़ेंगे तो सियासत जो है वो गलत है। जी ब्रिगेडियर साहब, अब क्या फरमाते हैं ये सारी सूरत में जमहूरियत क्या होती है, मुझे बता दीजिए जरा। तब देखिए, जमहूरियत तो जारी बात है, गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है, मेरिट है, अकाउंटेबिलिटी है। ये तो चारों चीजें चलें, कहीं पे ये नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल ही मामला खत्म हो, जीरो हो चुका है। कहीं तो अच्छी चीजें भी हो रही है, नजर आ रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बुखारी साहब ने अभी जो फरमाया, पुलिस की जो बात की, मीर साहब जिस तरह पहली मर्तबा हमारी पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा कि जिस तरह हमारी पुलिस ने जो हमारे मुहाफिज हैं, कैसे उन्होंने जाके घरों में जाके औरतों को मारा और उठाया। ये देखें, ये सब कुछ रिकॉर्डेड है मीडिया के ऊपर। कोई मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर 1, ठीक है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर, उनका काम है इन्फोर्स करना अपना रूल ऑफ लॉ, लेकिन ये एक फैक्टर आया जो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं था। मैं मीर साहब जब आपको बात कर रहा हूँ, आज मैंने सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें देखी है कल की, मुझे बिलीव मी, आई थॉट फॉर अ सेकंड कि ये किसी ने फेक तस्वीर दिखाई है। और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जब पैलेट गन से छर्रे मारे जाते थे फ्रीडम फाइटर्स पे या निहत्ते शहरियों के ऊपर, और उनकी वो बैक दिखाते थे, उस पे वो सारे जख्म थे पैलेट्स के। कल एक बुजुर्ग हमारा केपी का बुजुर्ग, उसको दिखाया, उस पे रबर बुलेट्स। मुझे आप ये बताएं कि हम क्यों उस रबर पे आगे लाठी चार्ज करें, पकड़ लें, अरेस्ट करें, टीयर गैस मारें, जो हमारे रवायती पुलिस क्या है।
ये रबर बुलेट्स और ये चीजें तो बहुत ब्रूटल स्टेट जो सिक्योरिटी स्टेट्स होती हैं जहां इस किस्म की हरकतें होती हैं। एक तो ये बात। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि ईरान की भी बात की थी रेड फ्लैग की बुखारी साहब ने। ईरान ने रेड फ्लैग उठाया था जब वो हमास के लीडर को शहीद किया गया था तेहरान में, और हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 दिन में 3 दिन में, और ईरानी ने कहा था लीडरशिप ने कि हम रिटेलिएट करेंगे, और इसराइल से लाखों लोग वैसे ही वहां से चले गए थे, पूरा वेस्टर्न फ्लीट तैयार हो गया था, लेकिन ये अटैक नेवर केम। वी डू नॉट नो कि ईरानियंस का इस हवाले से कोई चेंज आया ये क्या। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा मीर साहब, हल एक ही है और वो है ग्रैंड रिकंसिलिएशन। हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि यहाँ पे आज सारा दिन जमात इस्लामी निकली हुई थी, अभी तक मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी हैं, कंट्री वाइड उनके जो प्रोटेस्ट थे IPPs के ऊपर, फलां के ऊपर। लेकिन PIA की जो निचकारी है, कितने 1.5 साल से हम उसका इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब फिर 1 महीना वो भी आगे हो गई, चले नो प्रॉब्लम, जो भी वजह होगी। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि खुदारा वी हैव टू पुट आवर हाउस, ये जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इसको खत्म किया जाए। ठीक बात। जमात इस्लामी वाले अपनी बात कर रहे हैं, PTI वाले अपनी तहरीक चला रहे हैं, और यही सूरत हाल हम देख रहे हैं। KP भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये जो पश्तून वाला जिरगा हो रहा है 11-12 को, आई एग्री विद मेहदी साहब, ये मैंने जब उसके पूरा आज पढ़ा है उनका शेड्यूल, तो ये तो बड़ा खौफनाक शेड्यूल है। अब ये क्या वजह है कि हम इस स्टेज पे आ गए हैं, इस किस्म के जलसे जो हैं वो हो अपना जनाब KP के अंदर ये जिरगे हों, मेरा ख्याल है इट इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। जी मेहदी साहब, आप ही ने बात की है जिरगे की, क्या आप सूरत-ए-हाल लग जाती है? देखिए, मैं तो जिरगे की बात तो इसलिए की थी कि मैं ये समझता हूँ कि जो फोर्सेस KPK के अंदर 1947 में थी पाकिस्तान बनाने वाली, वो फोर्सेस जो हैं वो शटर हो गई हैं, वो अपने लोगों को काबू नहीं कर रही, उनके साथ राब्ता नहीं रख रही। और सबसे बड़ा इसमें कसूर मैं मुस्लिम लीग को समझता हूँ कि उसकी लीडरशिप वहाँ पे कोशिश नहीं कर रही, वरना आज भी पलड़ा भारी होता इन लोगों की निस्बत। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसी रेफरेंडम के टाइम थी। और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी मुर्दे इल्ज़ाम है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब का पलड़ा उस तरफ है और उनके साथ उधर के लोग शामिल हैं, तो वो दूसरी तरफ खड़े हैं। लेकिन इन दोनों जमातों को ये काम करना चाहिए। लेकिन मैं असल में एक और बात भी करना चाहूँगा। देखें, ये जो रबर बुलेट या जो कुछ भी चला है, ये कोई पाकिस्तान में पहली दफा नहीं चला। इसी लाहौर शहर की सड़कों पे होती हैं सलीम बुखारी साहब, और आप वाकिफ है शाहिदा जबी से। शाहिदा जबी के सारा खानदान जो था वो फांसी चढ़ गया था, आज भी वो इस सड़क पे घूम रही होती हैं। शाहिदा मीर, उनके साथ जो कुछ हुआ था इसी मस्जिद शौदा के सामने, वो सारी दुनिया को पता है। तहमीना दौलताना, तो ये एक लंबी फहरिस्त है अगर मैं गिनवाना शुरू। बिलाल यासीन के साथ जो कुछ किया गया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। परवेज रशीद के साथ जो कुछ हुआ, और अपनी कहानी भी मैं चाहूँ तो सुनानी शुरू, तो बड़ी कहानियां हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं थर्ड वर्ल्ड के अंदर तो इस तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। और ये सारे मामला देख, बात असल में ये नहीं है, बात ये है कि क्या ये खुद वो चाहते हैं ये सब कुछ करवाना, क्या उनकी अपनी ख्वाहिश है ये सब कुछ करना, क्या उनको जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, वो जलसे जुलूस नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप जलसे जुलूस के अंदर दोबारा से 9 मई करना चाहते हैं तो 9 मई अब दोबारा नहीं करने दिया जाएगा। ये फैसला है हुकूमत पाकिस्तान का कि अब हम दोबारा, ये असल में 9 मई करना चाहते हैं। अगर जलसे जुलूस करना चाहते हैं, अभी इन्होंने जलसा किया था इस्लामाबाद के अंदर, किसी ने कुछ नहीं कहा। लाहौर के अंदर जलसा किया, उसके अंदर तो वो भी शिकायत बहुत कम हो गई कि लोगों को रोका गया। लेकिन अब सिचुएशन दूसरी थी, आपने देखा कल किस तरह वो आ रहे थे। तो बात यह है कि वो हमारे भाई हैं, कोई हम उनके दुश्मन नहीं, लेकिन जिस तर्ज सियासत को वो लेके चल रहे हैं, इस तरह की तर्ज सियासत के अंदर सुलह सफाई होना मुमकिन नहीं है। आपको सुलह सफाई की तरफ, वो देखें बार बार कहते हैं कि हमने तो, एक तरफ महमूद अचकजई को कहते हैं कि जाओ जाकर मुस्लिम लीग से बात करो, वो राना सनाउल्लाह से बात करता है, जब जाकर वापस बताता है तो कहते हैं मैं नहीं मानता इन तमाम बातों को। एक दूसरी तरफ फिर शुरू हो जाते, तो कहीं एक जगह रुकना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। ठीक बात है। नाज़रीन किराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, तफसील के साथ गुफ्तगू सुनी और अहले फिक्र की राय सुनी, और देखिए बिल्कुल खुलकर बात हुई है जी। हो सकता है कि आपको बातों में इख्तलाफ नजर आता हो, लेकिन वतन की मोहब्बत सब में एक जैसी है। और वतन की मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि हम इस बात का एतराफ़ कर लें कि हम बुरी तरह फंसे हुए हैं, और इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि मिलजुल कर जोर भी लगाएं और तदबीर भी करें। तदबीर के बगैर जोर लगाना भी
किसी फ़ायदे का नहीं है, और जब तक तदबीर नहीं करते, मिलजुल के नहीं बैठते, मसले का हल निकालना आसान नहीं है। इसके लिए एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हल होता है। अस्सलाम नाज़रीन कराम, इससे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने इस बात की कोशिश की है कि जो आजकल सूरत हाल जारी है, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बुनियादी अहमियत, मरकज़ी अहमियत इख्तियार कर ली है। अभी उनसे एक वक्त मुलाकात की है नैयर बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, उनकी क़यादत में शरी मज़ारी और नवीद कमर और शायद मुर्तज़ा वहाब साहब उनके साथ थे। उस मुलाकातों का नतीजा जो भी निकल रहा है, मुलाकातें बहुत सी हो रही हैं। अहम इसलिए है कि हम किसी आनी तरमीम के हवाले से किस समत पर जा रहे हैं। बिलावल साहब तो कह चुके हैं ये नागुज़ीर है, और ये इसी सूरत में हम इस पर काम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। नैयर बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुलाकात हुई आपकी मौलाना फजल रहमान साहब से, तो क्या सूरत नज़र आई आपको? मौलाना कुछ सारी सूरत हाल समझ रहे हैं आपकी कि नहीं समझ रहे अभी तक? शुक्रिया। मौलाना बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। वो मामलात को जरूर समझते हैं और कई मरतबा पार्लियामान का हिस्सा रहे हैं। हमारी मुलाकात जो मौलाना साहब से हुई और उनके साथ उनकी मामलत के लिए उनकी अपनी पार्टी के मेंबर्स भी थे, और ये चेयरमैन साहब के ही हिदायत पे ही हम उनके पास गए थे। और चेयरमैन साहब का जो मौक़िफ़ था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में डिसाइड किया था PMLN के साथ, और उसमें भी फिर मौलाना साहब ने उस वक़्त 2006 में उसको इंडोर्स भी किया था। तो मौलाना साहब इस बात पे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होनी चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं, हमारी कोर्ट जो है वो ये पॉलिटिकल इश्यूज पे स्टकअप रहती हैं, और जो नॉर्मल लिटिगेंट है उसको तो इंसाफ की फराहमी का मौका ही नहीं मिलते। कई की बरस वो इंतजार करते हैं, चाहे वो सिविल केसेस हो चाहे क्रिमिनल केसेस हो। और फिर जो कंसेप्ट है चेयरमैन साहब ने जो दिया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, इसमें रिप्रेजेंटेशन हो प्रोविंसेस की भी और फेडरेटिंग यूनिट्स की भी, और उस पर जो चीफ जस्टिस है वो बाय रोटेशन हो, फ्रॉम हर प्रोविंस को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये ऐसे इश्यूज थे जिसपे मौलाना साहब से बात हुई, और मौलाना साहब यही कंसल्टेशन पे कल भी एक मीटिंग मेरी नवीद कमर साहब की मुसाबात जो कामरान मुर्तज़ा साहब DUI की तरफ से और जवाहर रहमान साहब जो मौलाना साहब के भाई हैं, हमारी कल हमने एक ड्राफ्ट उनको कल दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुरतब किया है। अभी हम ड्राफ्ट के कंटेंट्स आपको बता नहीं सकते, ना बताना चाहते हैं। ठीक है। और एक उन्होंने कंसल्टेशन की हमारे साथ उस ड्राफ्ट पे, उनकी जो टीम थी, और वो अब लेके गए हैं अपनी जमात के पास, और वो मोस्ट प्रोबेबली कल किसी टाइम हमारी फिर मुलाकात होगी, और हम समझते हैं कि वो इनका कंसेंसस बन जाएगा। और फिर मौलाना हमारे साथ कंसेंसस की बुनियाद पे ही अपोजिशन की जमातों से भी बात करेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन में है, वो मैंडेट उनका है। और कई बेंचेस के साथ चेयरमैन साहब ने पहले भी बात की, हमने मजीद भी बात करनी है, उसमें नून भी होगी, तो बाकी उनके एलाइज है उनके साथ भी बात होगी। नहीं, एक तो बात है कि नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए, क्या पहली कोर्ट के तकर्रुर के हवाले से कुछ जो असूल तय किए जाने हैं उसके हवाले से कोई इख्तलाफ तो नहीं है कि शायद उनको ख्याल हो कि ऐसे अफराद आ जाएंगे उसमें जिनको शायद वो पसंद ना करते हों, या हुकूमत शायद उनको पसंद करती हो? कोई इस तरह के इख्तलाफात तो नहीं है? नहीं, देखिए इस पे हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और हमें समझते हैं फॉर लेजिस्लेशन हो फॉर ऑल ट्राइब्स टू कम, ये फॉर ऑल ट्राइब्स टू कम ना। और हम समझते हैं कि उस वक़्त 18वीं तरमीम में अगर नून मान लेती तो आज इस प्रॉब्लम में ना होते हम। और उस वक़्त नून इसलिए नहीं मानी, इफ्तिखार चौधरी साहब बैठे हुए थे, उनके साथ वो कंफर्टेबल आपको समझे, आज वो कंफर्टेबल नहीं समझ रहे। तो पीपल्स पार्टी का खासा एक्सपीरियंस है जुडिशरी के साथ, और पीपल्स पार्टी ने कभी
उस किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, बावजूद उसके कि हमें कई मरतबा वो इंसाफ हमें नहीं मिला। तो इसलिए हम समझते हैं कि कानून साजी, तो देखिए जो अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये आए दिन नहीं होती हैं, ये बहुत कम होती हैं। और इसका प्रोसीजर थी कि ये फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सख्त रखा था कि 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेज में अलग-अलग। तो ये इतना आसान मरहला नहीं होता, और पीपल्स पार्टी चाहती है कि ब्रॉडर कंसेंसस हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम लेके आए। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मसला है या दूसरे मामला भी जेर बहस आते हैं, जजेस की उम्र का बढ़ाना या चीफ जस्टिस की सिलेक्शन या जजेस का आला अदालतों में आना और उनकी सिलेक्शन के लिए सारा मामला उन पर छोड़ने के बजाय एक बेहतर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना, ये सारे इश्यूज भी जेर गौर आते हैं कि नहीं आते हैं इसमें? बिल्कुल आते हैं। देखिए जी, जजेस अपॉइंटमेंट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि 2011 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने पार्लियामेंट्री कमेटी को गैर मौसर कर दिया। ठीक है। और इत्तेफाक से उस पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन मैं खुद था। 2011 वाली जो पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली पार्लियामेंट्री कमेटी 18 अमेंडमेंट के बाद बनी, उसका चेयरमैन मैं था, जिसके मेंबर इजहार डार थे, जिसमें मेंबर चौधरी शुजात साहब थे, जिसके मेंबर सरदार मेहताब थे, आफ्ताब शाबान मीरानी थे, साबिर बलोच थे, और उसमें एक खातून मेंबर भी थी हमारी के से आसमा रबाब। तो ये हमने समझा कि हमारी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनको अनडू किया एक केस के जरिए, मुनीर भट्टी केस के जरिए, और फिर उसको जबर के जरिए 19th अमेंडमेंट भी लिए लेके आए। ओरिजिनल आप 18th अमेंडमेंट ओरिजिनल देखें तो उसकी कंपोजिशन है मुख्तलिफ थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 3 जजेस थे, जिन्होंने 19th अमेंडमेंट में 5 जजेस करवाया। तो और एक रिटायर्ड जज को भी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी दिलवाया। तो जबर मतलब जबरन करवाई 19वीं तरमीम। इसलिए हम समझते हैं कि अगर किसी को हुक्मरानी का दिल करता है एक्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का, तो फिर वो इंतखाबात में आए। जो कानून और आइन कहता है कि इस रियासत के अख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों के जरिए एक्सरसाइज होंगे, तो फिर उस तरफ आ जाए। वरना जजेस कन्फाइंड हैं लॉ को इंटरप्रेट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, और आवाम को इंसाफ करने में। बहुत सी तजावीज़ हैं जी जजेस के इंतखाब के सिलसिले में, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कोई ऐसा ज़ेरे गौर आपके भी फार्मूला है कि कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि ट्रांसपेरेंट भी है और लोगों को नज़र आए कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक किया गया है, मनपसंद लोगों को मुंतखब नहीं कर दिया गया, या किसी खास लॉबी ने अपने लोगों को आगे नहीं लाने की कोशिश की गई? कोई ऐसी सूरत हाल है? बिल्कुल हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये भी प्री मेच्योर होगा कि ये बिल्कुल हमारी कंसल्टेशन पे है। क्योंकि माजी भी आपने देखा कि जो जजेस एलिवेट हो गए उनके चैम्बर्स के लोग आते रहे, बुखला तहरीक के लोगों को इंडक्ट किया जाता रहा है जी। तो इसके लिए हम ऐसे मेजर बिल्कुल लेना चाहते हैं। बिल्कुल इसको एक बड़ा शफाफ तरीका होना चाहिए। और दुनिया में बाकी भी आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का बड़ा इख्तियार है जजेस की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो भी देख लें, सेनेट में उनकी हेयरिंग होती है। इवन इन इंडिया ऑल्सो कि पार्लियामेंट्री कमेटी उनकी स्ट्रांग है और पार्लियामेंट रिमूव करती है। रिमूवल ऑफ अ जज जो है हिंदुस्तान में, इट इज बाय अ मोशन इन दी पार्लियामेंट। तो इस किस्म का बात ये समझते हैं कि इतराज किया कि जी जजेस की क्वालिफिकेशन एक पार्लियामेंटेरियन क्यों उसको चेक करें। भाई पार्लियामेंटेरियन जो कानून बनाता है उसी को तो आप इंटरप्रेट करते हैं, उसी के नीचे तो आप इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, और आप पार्लियामेंटेरियंस को इस काबिल नहीं समझते। मतलब कितनी अजीब बात है। वो पार्लियामेंटेरियन जो कानून साजी करते हैं, जो मुल्क के लिए कानून बनाते हैं, जिस कानून के तहत वो अदालतें फंक्शन करती हैं, जिसके मुताबिक वो फैसले करती हैं, तो उनको उनकी कोई सोच नहीं और उनकी नॉलेज नहीं, और उस पर इतराज करना ये मुनासिब बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट ही है जो फाउंटेन है ऑफ लॉ गिविंग।
जहाँ से कानून निकल के आते हैं। ठीक बात। अच्छा, ये सीनियरिटी का जो मसला है चीफ जस्टिस के तकर्रर का, सज्जाद अली शाह के ज़माने के बाद से शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था। और आज भी हम आर्मी चीफ तो सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान के मफाद के हवाले से या सलामती के मफाद के हवाले से इंतखाब होता है 5 लोगों में या 3 लोगों में या 4 लोगों में। लेकिन चीफ जस्टिस का हमने सीनियरिटी का वो असूल जो सज्जाद अली शाह ने, और जिसका वो खुद भी शिकार हुए, वो इंतखाब कर दिया हुआ। अब क्या उस पर भी कोई रिकन्सिडर किया जा रहा है कि शायद ये तजर्बा कामयाब नहीं रहा? आइन और कानून में अमेंडमेंट्स क्यों होती हैं? जब हालात और वाकयात के जब तकाजे होते हैं, यही बात है ना। जी जी। तो अभी वार को वो सीनियर मोस्ट वाला आर्टिकल 175 है, अभी तक तो वो ऑपरेटिव है, अभी तक उसकी अमेंडमेंट भी नहीं है जी। और वो लेकिन ये बिल्कुल गौर तलब बात है जो आपने की है, इस पर गौर होना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। फिर कंसेंसस डेवलप हुआ तो अमेंड करने का, नहीं डेवलप हो तो नहीं अमेंड होगा, है जी। लेकिन ये इख्तियार तो पार्लियामान का है, वो किसी चीज को तरमीम करना चाहती है, किसी को रखना चाहती है या किसी को रिपील करना चाहती है। लेकिन ये जैसे जैसे दुनिया के तकाजे हैं, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक अमेंडमेंट करते हैं। आप बरतानिया की मिसाल दे नहीं सकते इसलिए तो वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। आपको ये जो एज का मसला भी एक बीच में आ गया है कि एज बढ़ा दी जाए तमाम जजेस की, ये नहीं कि किसी खास जज की, उसके बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है? कुछ लोगों का इसरार है कि नहीं ऐसा ना किया जाए। क्या ख्याल है, कुछ इस पर गौर हो रहा है कि यहाँ ये भी मसला पार्लियामेंट पे छोड़ा गया है? पीपल्स पार्टी का मतलब है कि मौकफ नहीं है अभी और ना ही हम चाहते, लेकिन जो एज फैक्टर है जुडिशल फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी उसके हवाले से, उस पर चेयरमैन साहब का मौकफ है कि उस पर भी टर्म होनी चाहिए, इट शुड बी टर्म फॉर 3 years। आप देखें ना, इस पे एज का फैक्टर भी है ये, लेकिन पार्लियामान इस पे गौर कर ले। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस 21 दिन के लिए भी मुकर्रर होते रहे, दुनिया में ऐसे कभी होता है 21 दिन के लिए कोई, और चीफ जस्टिस 1 दिन के लिए भी आए हैं हाई कोर्ट में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कानून साजी हालात और वाकयात को सामने रख के और रिक्वायरमेंट को समझ के रखनी चाहिए। ठीक बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। और वो भी जल्दी में थे और बात भी उन्होंने मुकम्मल कर ली। मैं भी कुछ आखिरी सवाल ही एक ही आदि करने वाला था, और वो सवाल सिर्फ यही करने वाला था कि आप कुछ होता नज़र आता है, तरमीम हो जाएगी, कंसेंसस हो जाएगा इसी महीने के अंदर, या कुछ लोग कहते हैं दिसंबर तक पोस्टपोन कर दो, काजी फाइज साहब को जाने दो, फिर देखेंगे। ये तो खैर कोई तुक नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में नईर बुखारी साहब ने बहुत तफसील के साथ अपने मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू को बहुत तफसील के साथ बयान किया। वो कम गो हैं, मुख्तसर बात करते हैं, लेकिन जम के बात की उन्होंने। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।